My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेहरू की विदेश नीति के ऊपर बात की थी, नेहरू के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1964 में नेहरू का देहांत हो चुका था और पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी में एक सवाल उठने लगा, नेहरू के बाद कौन? नेहरू का असली उत्तराधिकारी कौन? और इसका जवाब एक ही आदमी के पास था, के कामराज। के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका नाम पूरे देश में बहुत बड़ा था। उसके सामने बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर से एक ऐसा व्यक्ति चुने जिसको सभी अपना नेता मान ले। उस वक्त उत्तराधिकारी के रूप में दो लोगों को देखा जाता था, मतलब के अगले प्रधानमंत्री के रूप में दो लोगों को देखा जाता था। पहले लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे मोरारजी देसाई। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रह चुके थे और मोरारजी देसाई कांग्रेस के बड़े नेता थे। नेहरू जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे और जब गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य हुआ करता था तब वहां के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई रह चुके थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वो चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और ये काम वो कांग्रेस का विखंडन ना हो उस तरीके से करना चाहते थे। तो कामराज 3 दिन तक देश भर के नेताओं से मिलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। उनमें से थोड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे और जो नहीं थे उनको कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में डाल दिया। और बाद में वह मोरारजी देसाई से भी मिलते हैं और उनके साथ भी बातचीत करते हैं और साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करके कुछ भी करके मोरारजी देसाई को भी अपने पक्ष में मिला लिया और प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर दिया। अब सिर्फ रेस में एक ही रहे, लाल बहादुर शास्त्री। तो जायज़ ही है वही जीतेंगे। लाल बहादुर शास्त्री बहुत साधारण परिवार से आते थे और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास दवा लेने के भी पैसे नहीं थे और जिस कारण उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। वो इतने गरीब वर्ग से आते थे और ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनता है। और जब प्रधानमंत्री वो बन भी जाते हैं उस वक्त उनको एक कार लेनी थी और वो कार लेने के लिए उनको बैंक से लोन लेनी पड़ी। अगर आज के नेता होते तो आपको पता ही है वो क्या क्या करते हैं, आप तो समझदार ही हो। मतलब कि इतना मजबूत व्यक्तित्व था। हालांकि के कामराज ने अपने पॉलिटिकल पावर से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री तो बना दिया, परंतु वह एक छोटा डिसीजन भी नहीं ले सकते थे। उनको छोटे मोटे काम के लिए भी कांग्रेस पार्टी की अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गई थी कांग्रेस पार्टी। उस वक्त लोग लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, परंतु उस वक्त शास्त्री जी की एक ही प्राथमिकता थी कि देश में जो खाद्यान्न संकट चल रहा है, जो खाने की महामारी चल रही है, उससे निपटना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। मैंने आपको पिछली वीडियो में कह दिया था कि हम लोग खाने के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। हम लोग गेहूं मंगवाते थे अमेरिका से, जो अमेरिका के सुअर खाते थे, PL 480, वो गेहूं हम खाते थे। मतलब कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं था। देश में चल रहे खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश को एक नारा दिया कि हफ्ते में एक दिन उपवास। अगर हम सब उपवास करेंगे तो थोड़ा बहुत अनाज बचेगा जो हमारे ही उपयोग में आएगा, इसलिए हफ्ते में एक दिन उपवास। हालांकि शास्त्री जी ने यह नारा देने से पहले अपने परिवारजनों के साथ एक दिन उपवास किया और देखा कि मेरा परिवार एक दिन भूखा रह सकता है। बाद में यह नारा उन्होंने देश को दिया, देश की जनता को दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। इसका मतलब साफ है कि जो जवान है
वो देश की सरहद में हमारी रक्षा करते हैं, देश की सीमा में, देश की बाहर हमारी रक्षा करते हैं। और किसान है वो देश के अंदर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री निवास में हल चलाकर यह दर्शाया कि लोग कुछ भी करो, ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करो, आप कैसे भी करो। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री निवास में भी हल चलाया था, यह दर्शाने के लिए कि हम घर पर भी खेती कर सकते हैं, कितनी भी जगह हो उस पर भी खेती कर सकते हैं, पर कैसे भी करके अनाज पैदा करो। अब यहाँ से कहानी दूसरी ओर मोड़ लेती है। हमें चीन के साथ युद्ध हुए 3 साल भी नहीं हुए थे और खाद्यान्न संकट हमारे ऊपर अलग से था। और ऐसे वक्त पाकिस्तान गुजरात के कच्छ के इलाके में धावा बोलता है और इस हमले में पाकिस्तान ने भारत का एक इलाका कंजरकोट उसको भी छीन लिया था, उसको भी हथिया लिया था। 1965 के जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा। इसके तहत भारत को 75 स्क्वायर मील जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री की बहुत आलोचना भी हुई थी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री थोड़े दिन युद्ध को टालना चाहते थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और वहां के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो, उनको ऐसा लगा कि यह सही मौका है कश्मीर पर हमला करने का, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री फैसला लेने में हिचकिचा रहे हैं, इसलिए यह सही समय है कश्मीर में हमला करने का। और 1 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के छम पर हमला कर देता है। छम पर कब्जा मतलब बाकी भारत से जम्मू कश्मीर का अलग हो जाना। छम एक चिकन नेक की तरह काम करता है, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखता है। और छम में भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को रोकने में नाकाम रहती है, नाकाम साबित होती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री एक फैसला लेते हैं और उनके ये एक फैसले ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। और ये फैसला ये था कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत जम्मू कश्मीर में लगा दी थी और हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने फैसला लिया कि अपनी थोड़ी सी सेना को पंजाब के रास्ते से लाहौर पर धावा बोलते हैं। दोनों साइड हमला देखकर पाकिस्तान बौखला जाएगा, और यही हुआ, पाकिस्तान बौखला गया। और यही होती एक जिंदा दिमाग की सोच। उनके आप 1000 रास्ते बंद कर दो, वो 1001वां रास्ता खोज ही लेता है। ये एक फैसले ने युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी थी। एक तरफ भारतीय सेना पंजाब की ओर से पाकिस्तान में घुस रही थी और एक ओर जम्मू कश्मीर में भी भारतीय सेना लड़ रही थी। और हमारी भारतीय सेना करीब लाहौर तक पहुंच गई थी। कश्मीर के हाजीपुर इलाके पर भी हमारा कब्जा हो चुका था और सियालकोट पर भारत का किसी भी वक्त कब्जा हो सकता था, परंतु उसी वक्त यूनाइटेड नेशन दखल दे देता है। आखिरकार यूनाइटेड नेशन के दखल के बाद 20 सितंबर को युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित किया गया और 22 सितंबर को भारत पाक युद्ध विराम का आदेश भी जारी कर दिया गया। राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए राष्ट्रपति अयूब खान पाकिस्तान के रेडियो पर सीज फायर की जानकारी अपने आवाम को दे दी। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। युद्ध खत्म होने का ऐलान प्रधानमंत्री शास्त्री ने भी कर दिया। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. इस युद्ध में पाकिस्तान की 710 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत के कब्जे में थी और ये जमीन आधी दिल्ली के बराबर थी। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर पर कब्जा करना हमारे लिए मिनटों का खेल था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देश विदेश में ऐसी चर्चा होती थी कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है, वो नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते, परंतु उनके एक फैसले ने पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया। पहले लोग उन पर हंसते थे, उनकी आलोचना करते थे, परंतु उनके एक फैसले के बाद सब लोग उनके साइड होने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए, उनकी तारीफें करने लग गए। ये दुनिया ऐसी है जनाब,
पहले लोग आप पर हंसेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, फिर आप कोई एक बड़ा काम कर लोगे, सिर्फ एक, फिर क्या आपकी तारीफ करने लगेंगे। ऐसा ही हुआ हमारे लाल बहादुर शास्त्री के साथ। पहले लोग हंसते थे, फिर एक काम करके दिखाया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमको हमारा प्रधानमंत्री मिल गया, सही प्रधानमंत्री मिल गया। सितंबर के महीने में युद्ध विराम हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। दोनों देशों की सेना आमने सामने ही थी। फिर सोवियत रूस की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में एक समझौता होता है, जिसे हम ताशकंद समझौता भी कहते हैं। 4 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 तक ताशकंद में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। शास्त्री जी और अयूब खान के बीच कई मुद्दों पर असहमति भी थी, जिसकी वजह से समझौता आखिर तक अटका रहा। और ये ताशकंद समझौते में 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। दूसरा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा, दोनों देशों को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ेगी। इसका मतलब साफ था कि कश्मीर के इलाके और दूसरे कुछ इलाके जो हमने कब्जे किए थे, अब वो हमें वापस देने पड़ेंगे। समझौते के बाद ताशकंद में एक पार्टी रखी गई थी और पार्टी अटेंड करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं और जब सुबह होती है तब उनकी आंखें नहीं खुलती, मतलब कि उनका देहांत हो चुका था। रेडियो में और न्यूज में तो ऐसा आया कि उनका देहांत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, परंतु जब उनका शव भारत आया तब वो शव नीला पड़ चुका था। यहाँ से साफ हमें पता चलता है कि उनको जहर दिया गया था और भारत के एक बड़े तबके का ऐसा ही मानना है कि उनकी मौत जहर से ही हुई है। भारत का एक बड़ा तबका ऐसा मानता है कि उनकी मौत जहर से ही हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो ताशकंद गए थे तब उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से भी हुई थी। आप उनकी कुछ तस्वीर भी देख सकते हो। ये सारी गुथिया तो राम ही जाने क्या सत्य है क्या असत्य है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।